नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। 1971 की विजय के आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इस जंग के बाद बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इस जंग में फील्ड मार्शल जनरल मानेक शाह की अगुवाई में पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। आज इसी जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर पूरा देश जश्न मना रहा है। विजय दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। Hello, my name is Ben Casey. I serve Gloucestershire Regiment as a member of the Forward. पाकिस्तान को हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। उन्नीस सौ 71 के शूरवीरों को नमन। पाक पर विजय के 50 साल। शहीदों को अनन्य सम्मान। आज का भारत सशक्त। आज का भारत सक्षम है। आज का भारत बाहुबली। G20 का इंडिया घुस कर मारता है। अखंड भारत के प्रचंड प्रहरी। हिंदुस्तान के सुपर सोल्जर। विजय दिवस के मौके पर जहां देश शहीदों को उनकी शौर्य गाथा के लिए याद कर रहा है, वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि वे उस समय की बात है जब भारत के पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। Hello, my name is Ben Casey. उन्नीस सौ 71 की ऐतिहासिक जंग। जब दो टुकड़ों में बटा पाकिस्तान। विजय दिवस के 50 साल। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे हो गए। ये वही जंग थी जिसके नतीजे के बाद दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का उदय हुआ। 16 दिसंबर को इस जंग में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था।
विजय दिवस के मौके पर दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें रिसीव किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने शूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी सरकार ने 2015 में नेशनल वॉर मेमोरियल को मंजूरी दी थी। ये स्मारक देश के सैनिकों को समर्पित है। पहली बार 1960 में सशस्त्र बलों ने नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाने का प्रस्ताव दिया था। इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति के पास ही ये नया स्मारक बनाया गया है। ये स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। विजय दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। अमित शाह लिखते हैं, 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से मानवीय स्वतंत्रता के सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा करते हुए विश्व मानचित्र पर एक ऐतिहासिक बदलाव किया। इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित ये शौर्य गाथा हर भारतीयों को गौरवान्वित करती रहेगी। विजय दिवस की शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, विजय दिवस के अवसर पर शौर्य एवं पराक्रम की परंपरा को नमन करता हूं। मैं स्मरण करता हूं उन जाबाज सैनिकों की बहादुरी को जिन्होंने 1971 के युद्ध में एक नई शौर्य गाथा लिखी। उनका त्याग और बलिदान सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी विजय दिवस के मौके पर ट्वीट किया। राहुल लिखते हैं, सन 71 में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के उत्सव पर देशवासियों को शुभकामनाएं और सेना के शौर्य को नमन। ये उस समय की बात है जब भारत के पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को धूल चटाई और बांग्लादेश नाम का एक नया देश विश्व के मानचित्र पर आया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने लड़ाई की शुरुआत तो कर दी, लेकिन भारतीय सैनिकों के पराक्रम के आगे महज 13 दिनों में ही घुटने टेकने पड़े। आगे आपको बताएंगे कि बीते 50 सालों में कितना बदल गया है इंडिया, कितनी ताकतवर और बलशाली हो चुकी है हमारी सेना। बताएंगे कि कैसे आज की इंडियन आर्मी से चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पर हमारी खास पेशकश, हिंदुस्तान के सुपर सोल्जर। और आइए आपको 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज शहीदों को नमन किया। सुखोई अपाचे का फ्लाइंग पास्ट आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। स्वर्णिम मशाल जलाई पीएम नरेंद्र मोदी ने, उसे प्रज्वलित किया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद रहे, उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश ने याद किया शहीदों के शौर्य को। तो शहीदों के शौर्य की आपने तमाम तस्वीरों को देखा, लेकिन 1971 से लेकर आज तक यानी कि बीते 50 सालों में भारतीय सेना का रंग बदला, रूप बदला और तेवर भी बदले। आज भारतीय सेना दुनिया की सबसे तेज तर्रार और ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। इंडिया न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अजय जांड्याल वहां पहुंचे जहां भारतीय सेना के गौरव, शौर्य और पराक्रम को तराशा जाता है। ये जगह है रजौरी का कॉप्स बैटल स्कूल, जहां देश का जवान एक मुकम्मल सैनिक बनता है। देखिए। ये हिंदुस्तान के सुपर सोल्जर हैं। ये चीन और पाक का काल है। इनके पास नई युद्ध तकनीक है। इनके पास आधुनिक हथियार हैं। ये हर जंग की तस्वीर बदल सकते हैं।
भारतीय सेना आज दुनिया के सबसे ताकतवर आर्मी में शुमार करती है और उसकी वजह है उनका पराक्रम, उनका शौर्य और उनका अदम्य साहस। लेकिन सेना को पराक्रम के लिए जंगी हथियारों की दरकार भी होती है। इंडिया न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अजय जांड्याल आपके लिए एक ऐसी स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आप ये बात बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि आखिरकार सेना के जवान किस तरीके से दुश्मनों से दो हाथ करते हैं। ये तस्वीरें हैं कॉप्स बैटल स्कूल सरोल राजौरी की, जहां भारतीय सेना के पराक्रम को बारीकी से तराशा जाता है। साथ ही उन्हें यहां हर तरीके के आर्म्स, एमिनेशन और डिफेंस गैजेट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन किसी भी इलाके में हो सकता है और खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में वहां किस तरह से चुनौतियां हैं और किस तरीके से उस चुनौतियों को पार करना है, यहां आप देखेंगे। ये भारतीय सेना के वो जांबाज हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार डटे रहते हैं और यहां आप देखेंगे इस इलाके में, क्योंकि दुश्मन आगे एलओसी के फॉरवर्ड इलाके में छुपा हो सकता है और यहां पर आकर कहीं ना कहीं बैट एक्शन या फिर घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। इसीलिए यहां आज देखिए किस तरीके से दुश्मन को देखते ही एक गोली एक दुश्मन की जो स्ट्रेटेजी रहती है सेना में, उसको यहाँ पर इनको खास तौर पे सिखलाई की जाती है। और यहीं से आगे जो है कुछ चंद मीटर दूर दुश्मन हो सकता है और दुश्मन किसी भी रूप में हो सकता है, कहीं छुपा हो सकता है, कहीं पेड़ों की आड़ में, कहीं जंगल में, कहीं नालों में। ऐसे में इन जवानों को सिखलाई इस तरह से होती है कि किसी भी तरह से अगर ये किसी भी तरह की हरकत देखें तो तुरंत इन्होंने कार्रवाई करनी है और दुश्मन को मार गिराना। आप देखिए सामने हरकत देखी और हरकत देखते ही उन्होंने कार्रवाई की, पोजीशन ली और अपनी जो है फायर करके दुश्मन को जो है वो मार गिराया। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल उस बंकर में भी पहुंचे जहां इंडियन आर्मी के जवान अपने दुश्मनों की निगरानी करते हैं। यहां से दुश्मन की दूरी सिर्फ 500 मीटर है और समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि यहां खतरा जान जाने का बहुत ज्यादा है और इसीलिए हम इस बंकर के अंदर हैं। बाहर जाने का मतलब जानलेवा हो सकता है। यहां हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आराम परस्त जिंदगी से दूर भारतीय सेना के जांबाज यहां खतरों के बीच रहते हैं और किस तरह से उनकी जिंदगी रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक आराम गाह है जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि जवानों को आराम करना भी बहुत जरूरी है। मगर कितनी जल्दी ये जवान तैयार होते हैं वो एक डेमो दिखाऊंगा। अगर कहीं फायर हुआ तो ये लोग तुरंत अपनी हेलमेट, अपने वेपन को लेकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और तुरंत जो है वो ऑपरेशन के लिए आगे निकलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से ये जवान तैयार रहता है और कोशिश करता है कि जल्द से जल्द वो दुश्मन को मुंहतोड़ जो है वो जवाब दे सके। सरहद पर छुपकर बैठे दुश्मनों से मुकाबले के लिए ट्रेंच और ओट लेने वाले बंकर बेहद अहम होते हैं। इंडिया न्यूज सहयोगी अजय जांड्याल ने ट्रेंच का भी जायजा लिया। हम इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के एक फॉरवर्ड इलाके में हैं और यहाँ पर मूव करने के लिए भारतीय सैनिक जो हैं इस तरह के ट्रेंच का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंच दरअसल एक इस तरह का सेफ रूट होता है जहां पर एलओसी पर जब सामने दुश्मन हो, क्योंकि ये पुंछ का जो इलाका है यहाँ पर जो पाकिस्तान की पोस्टें हैं पाकिस्तानी सेना की वो ज्यादातर ऊंचे इलाकों में है। ऐसे में इस जवानों को यहाँ मूव करने के लिए ट्रेंच की जरूरत पड़ती है और आप देखेंगे बेशक पाकिस्तान एक ऊंचाई पर है मगर उसके बावजूद भारतीय सेना के जवान डोमिनेट करते हैं इस इलाके को और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ये वीरता की एक निशानी है क्योंकि भारतीय सेना के जांबाज हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए पाकिस्तान की, चाहे वो सीजफायर वायलेशन की घटनाएं हों या फिर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें, उनको रोकते हैं। भारतीय सेना के जवानों को दुश्मन से मुकाबले के दौरान खुद को छिपाना यानी कैमोफ्लेज करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रिक की मदद से सेना के जवान खुद को दुश्मन की आंखों से छुपाने में कामयाब हो पाते हैं और आसानी से दुश्मन का शिकार कर पाते हैं। मेरे पीछे अगर आप जंगल का इलाका देखेंगे तो इस जंगल में अगर आप किसी को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि ये सब जंगल है। यहाँ ऐसा लगता है कि शायद कोई नहीं है मगर आपको बताऊं ऐसा नहीं है। आप अगर गौर से यहाँ देखेंगे तो घास जैसा दिखने वाला ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के वो जवान हैं जो सरहद के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में तैनात रहते हैं। आप देखें हाथों में हथियार हैं मगर आपको दिखेंगे नहीं और जब ये उठकर चलते हैं तो आपको लगेगा कि शायद कोई बला आ गई है। आपको बताऊं कि ये सारी टैक्टिक्स, ये सारी स्ट्रेटेजी जो हैं यहाँ पर इसलिए अडॉप्ट की जाती हैं क्योंकि दुश्मन कई तरह के हथकंडे अपनाकर भारतीय सेना के इन जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करता है और जंगल में
घुसकर यहाँ पर स्नाइपिंग, यहाँ पर जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाता है और भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाता है। मगर अगर आप गौर से देखें तो ये जो भारतीय सेना के शेर हैं ये भी तरह तरह के जो है प्लानिंग के साथ इन पूरे इलाकों में डिप्लॉय रहते हैं। भारतीय सेना के जवानों को सबसे ज्यादा खतरा आईईडी और लैंड माइन से होता है। भारतीय सेना को इसकी भी मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दूं कि जो इन्फिल्ट्रेशन वाली फेंस है वो यहाँ रहती है, उसके आसपास इन्होंने किसी भी तरह से किसी भी मोशन से डिटेक्ट होने वाली आईडी जो हैं वो लगाई गई होती हैं। इसके अलावा केमिकल्स का इस्तेमाल करके जो चीज़ें हैं वो उन पर जो है आईडी उनके जरिए आईडी बनाकर जो है वो रखी जाती है। इसके अलावा आपको बता दूं लाइन ऑफ कंट्रोल जो रहती है उस पर अगर आप देखें तो ये तारबंदी है और तारबंदी के ठीक बीचों बीच कहीं जंगल के बीच में आईडी लगी हो सकती है, जो सिर्फ एक नहीं हो सकती, वो आईडी जो है बल्कि एक बड़े इलाके को कवर करती हो सकती है। वो आईडीज हैं जो जनरली आतंकी या दुश्मन कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए सिविलियन एरियाज में रखता है। प्रेशर कुकर आईडी होती है, टिफिन आईडी होती हैं, ये वो चीजें हैं जो आपने अमूमन देखी हैं। पानी के बर्तन में मटका आईडी जो है इस तरह की यहाँ डिटेक्ट होती हैं। इसके अलावा शेल जो है उनके बीच में आईडी होती है। सोलर आईडी आप देखिए, सोलर प्लेट जो कि अमूमन एलओसी या गांव में लगी होती हैं उसमें भी आतंकी आईडी लगा सकते हैं। अगर इन्हीं आईडीज को डिटेक्ट करने के लिए भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं जिनके जरिए जो है इन आईडीज को, इन एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट किया जाता है। राजौरी के ट्रेनिंग स्कूल में जवानों को सरहद के अलावा सिविल इलाकों में भी ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर आतंकी सिविलियंस को ही निशाना बनाते हैं। देखिए कैसे भारतीय सेना के जवानों को आतंकियों के सफाई की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर इस मॉडल को देखें, घर एक बनाया गया है, इस घर के अंदर आतंकी छुपे हैं और सिविलियंस यहाँ पर अंदर हो सकते हैं। ऐसे में ठीक उस जंगल के इलाके से भारतीय सेना के जवान एक एक कर यहाँ पहुंचेंगे और इस पूरे ऑपरेशन को कहीं ना कहीं सफल करेंगे। इस घर के दोनों तरफ इस घर को घेर लिया गया है और इस घर को जिसको घेरा गया है अब इसमें इंटरवेंशन होगी। अब इसमें ये दाखिल होंगे और इशारा देखिए, सामने छुपे जो जवान हैं उसको इशारा किया और इशारा करते ही ये जवान पहुंच चुके हैं इन जो आतंकियों के बिल्कुल पास। स्ट्रेटजी देखिए, मूवमेंट देखिए, यही खासियत है, यही वो चीज़ है जो इन जवानों को जो है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए जो है वो रखी जाती है। अब देखिए, दरवाजे को लात मारी, उसके बाद अंदर एक ग्रेनेड फेंका और उस ग्रेनेड फेंकने के बाद धमाका हुआ। धमाके के बाद ही अंदर जाकर उन्होंने तुरंत फायरिंग, आतंकी जो अंदर छुपे हुए थे उन पर जो है वो ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। आगे आपको बताएंगे कि सेना के बंकर के अंदर दुश्मनों के सफाई के लिए किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करती है भारतीय सेना। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। जम्मू से अजय जांड्याल और दिल्ली से अमित सिंह, इंडिया न्यूज। कॉप्स बैटल स्कूल भारतीय सेना के जवानों को हर आधुनिक हथियार और गैजेट चलाने की ट्रेनिंग देता है। किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है देखिए। जिंदगी पर खतरा हर वक्त बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि सिविलियंस को भी निशाना बनाता है। किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान यहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता है वो बताने की आपको कोशिश करते हैं। ये वो हथियार हैं, ये 120 mm मोटार शेल है। अब ये सोचिए कि जो सेमी आर्टिलरी रहती है उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान यहां दूर दराज में रहने वाले, खासतौर पे एलओसी के गांव पे रहने वाले लोगों को निशाना बनाता है। और ये तमाम वो एम्यूनिशन है जो पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है, चाहे वो 81 mm मोटार हो, 61 mm मोटार हो, या फिर ये 120 mm मोटार या 125 और 105 mm के जो मोटार हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो करके पाकिस्तान ना सिर्फ भारतीय सेना बल्कि आम लोगों की कैजुअलिटी करने की कोशिश करता है। मकसद बड़ा साफ है, पाकिस्तान को पता है, क्योंकि भारतीय सेना के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पीछे जो गांव हैं वो जो सिपाही हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि यही जो नागरिक हैं इस इलाके के, वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना से पाकिस्तान की घुसपैठ की कोई भी अगर उनको इनपुट मिले या कोई मूवमेंट उनको दिखे तो वो जानकारियां शेयर करते हैं। और वो भी एक तरह से सरहद के सिपाही की तरह
पर यहाँ पे तैनात रहते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान ये करता है। और ये जो इलाका है ये फॉरवर्ड इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, और इसके ठीक सामने कहूटा फॉरवर्ड जो रावलाकोट LOC के पास का इलाका है वो पड़ता है। और यहीं पर पाकिस्तानी सेना की जो सिंध बटालियन है इसके साथ साथ पाकिस्तानी आतंकी लगातार लॉन्च पैड्स पे बने हुए हैं, और 5 लॉन्च पैड इस इलाके में पड़ते हैं, इस LOC के इस इलाके में, जहां से पाकिस्तानी सेना कहीं ना कहीं आतंकियों को घुसपैठ करवाकर यहां जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हालात खराब करने के लिए भेजना चाहती है। पुंछ में LOC पर फौलाद का सीना लिए जवान हर वक्त अपनी जान हथेली पर लेकर रहते हैं, क्योंकि यहां कदम कदम पर खतरा है। हम इस समय LOC पर एक बंकर पे हैं, और इस बंकर के अंदर से भारतीय सेना के जवान लगातार पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तान की सेना पर नजर रखे हुए हैं। क्योंकि ये जो इलाका है इसके ठीक सामने की अगर बात करें तो ये सामने जो आप गांव देख रहे हैं, जो घर देख रहे हैं, ये आम सिविलियंस नहीं बल्कि यहीं पर पाकिस्तानी सेना के जो आतंकी सेना के साथ जो है आतंकी रहते हैं। और यहीं पर लॉन्च पैड्स पे जो है, यहां पर लॉन्च पैड्स पर कई आतंकी मौजूद हैं। जो सूचना है ये रावलाकोट का इलाका है LOC का, और यहीं लगभग 5 ऐसे जो कैंप हैं आतंकियों के जहां पर आतंकी मौजूद हैं और घुसपैठ की फिराक में हैं। लगभग 40 से 45 आतंकी जो हैं इस इलाके में जो है वो पाकिस्तानी सेना के साथ डेरा डाले हुए हैं, और यहीं पर इन घरों में इनको शरण मिली हुई है। और यही सिविलियन जो है इनको कहीं ना कहीं यहां घुसपैठ करने के लिए मदद करते हैं। मगर भारतीय सेना के जांबाज हर वक्त नजर रखते हैं इनकी किसी भी हरकत पर। यहां तक कि इतने आधुनिक हथियार और इक्विपमेंट्स भारतीय सेना के पास हैं जिनकी मदद से ठीक LOC के जो पाकिस्तान के इलाके में गांव हैं, पाकिस्तान के कब्जे के इलाके में, वहां पर उनके घरों तक को देख सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों में की अगर बात करें तो इसी पार से जो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ था उसमें लगभग 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। वजह बड़ी साफ है कि पाकिस्तान जब भी अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करता है तो उसे कुचलने का दमखम ये भारतीय सेना के जवान रखते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित हैं, और भारतीय सेना लगातार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, और इस हिस्से में बात भारतीय सेना के शौर्य की। यूं तो हमारी सेना के शौर्य की कहानियों से इतिहास पटा पड़ा है, जिसने अपने अटल इरादों से न जाने कितने युद्ध जीते और कितने दुश्मनों को राख कर दिया। लेकिन आज बात एक ऐसे युद्ध की जिसने 13 दिन में दुश्मन देश का नक्शा बदल दिया, दुनिया के भूगोल पर एक नए देश को जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं 1971 के विजय की। जी हां, एक ऐसी विजय गाथा जिसका नाम लेते ही पाकिस्तान को पसीना आने लगता है। ये कहानी ऑपरेशन ट्राइडेंट की है। भारतीय सेना ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारे चिटगांव, चालना और मांगला बंदरगाह ब्लॉक हो चुके हैं। कोई भी समंदर के रास्ते तुम्हारी मदद के लिए नहीं पहुंच सकता है। तुम्हारी किस्मत भारत की मुट्ठी में कैद हो चुकी है। ये तारीख 9 दिसंबर 1971 थी, जब मानेकशॉ ने पाकिस्तान को पहला रेडियो मैसेज भेजा, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है। अब उसके सामने घुटने टेकने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन धूर्त पाकिस्तान ने यह जानते हुए कि इस जंग में उसकी हार तय है, इस संदेश को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इसके 4 दिन बाद रेडियो में फिर एक संदेश आया, और इस बार बात सिर्फ 2 टूक अंदाज में कही गई। 13 दिसंबर 1971। तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। मानेकशॉ की आवाज इस बार इतनी तल्ख थी कि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान का तख्त हिलने लगा था, और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। 15 दिसंबर 1971 को मानेकशॉ के पास संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा का संदेश आया कि जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण का फैसला किया है।
पूरी पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण के लिए तैयार है, जिसके जवाब में फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कहा कि ये जंग सिर्फ तभी खत्म होगी जब पाकिस्तान के सैनिक भारत के सामने 16 दिसंबर को सुबह 9 बजे तक आत्मसमर्पण कर दें। पाकिस्तान के सामने भारत की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन 9 बजे की समय सीमा को जनरल नियाजी के अनुरोध पर बढ़ाकर दोपहर 3 बजे कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से ढाका जाकर पाकिस्तानी सेनाओं के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने को कहा, लेकिन यहां पर मानेकशॉ ने एक लीडरशिप का प्रदर्शन किया और यह सम्मान ईस्टर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को दिया। और फिर 16 दिसंबर की वो ऐतिहासिक तारीख आई जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण किया। और देखते ही देखते पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा जिसका नाम था बांग्लादेश। ये भारत की सबसे बड़ी विजय की कहानी है। वैसे तो कई युद्ध लड़े जाते हैं, लेकिन कुछ युद्ध जबरन थोपे जाते हैं और 1971 का युद्ध कुछ ऐसा ही था, जिसकी शुरुआत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के तनाव से हुई। उस वक्त पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात थे। पाकिस्तानी सेना अलोकतांत्रिक तरीके से पूर्वी पाकिस्तान में लोगों का नरसंहार कर रही थी। इससे डरकर पूर्वी पाकिस्तान से हजारों की संख्या में लोग हर रोज भारत पहुंचने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते भारत पहुंचे शरणार्थियों की संख्या एक छोटे मोटे देश के बराबर हो गई, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा। भारत को न चाहते हुए भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद के लिए आगे आना पड़ा। का युद्ध कोई संयोग नहीं था। ये पाकिस्तान की कई साल की नापाक साजिशों का नतीजा था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी जंग को जीतने के लिए जोश के साथ होश का होना भी उतना ही जरूरी है। पाकिस्तान को यही गलती भारी पड़ गई। उसने जोश तो दिखाया लेकिन होश खो दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सैनिकों ने सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान के माथे पर हार लिख दी और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया। इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने शौर्य की ऐसी गाथा लिखी जिसे जब भी याद करते हैं सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि यह वो युद्ध था जिसे पाकिस्तान ने भारत पर थोपा था। क्योंकि पाकिस्तानी सेना का 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में समूचा ऑपरेशन ही अलोकतांत्रिक था, जिसकी शुरुआत पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के तनाव के साथ हुई थी। उन दिनों पाकिस्तान के इन दोनों हिस्सों के बीच जबरदस्त राजनीतिक तनाव चल रहा था। दुश्मन देश के इस सियासी उथल-पुथल का असर भारत की सरहदों पर भी पड़ने की आशंका थी। 6 दिसंबर 1970 पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की 162 सीटों में से 160 सीटों पर मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने जीत दर्ज की। मगर पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को मेजॉरिटी मिली, जिनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 138 में से 80 सीटें मिली। इसके बाद मुजीबुर रहमान ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने असेंबली का सेशन स्थगित करके इसका कड़ा विरोध किया। इसके साथ पूर्वी पाकिस्तान में गृहयुद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहया खान पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक दमन की तैयारी में जुट गए। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं, प्रभावशाली लोगों और बुद्धिजीवियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते पूर्वी पाकिस्तान हिंसा की आग में जलने लगा और जल्द ही इसकी आग भारत की सीमाओं तक पहुंच गई।
पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से डरकर पूर्वी पाकिस्तान के नागरिक चोरी छिपे भारत में दाखिल होने लगे। बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय के रास्ते हर दिन करीब 40,000 शरणार्थी भारत पहुंच रहे थे। जल्दी ही इनकी तादाद एक छोटे मोटे देश की जनसंख्या के बराबर होने लगी। जिसे देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अप्रैल में फील्ड मार्शल मानेक शॉ को फौरन पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप करने का आदेश दिया। लेकिन ऑपरेशन की तैयारियों और मॉनसून को देखते हुए मानेक शॉ ने इसके लिए 6 महीने का वक्त मांगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल मानेक शॉ को कुछ महीनों का वक्त तो जरूर दिया, मगर बिगड़ते हालात को देखते हुए हाथ पर हाथ धरकर बैठने का सीधा मतलब होता पाकिस्तान को उसकी मनमर्जी भारत पर जबरदस्ती थोपने की मौन सहमति देना। इंदिरा गांधी बिना वक्त गवाए पूर्वी पाकिस्तान के हालात पर कूटनीतिक समर्थन जुटाने के लिए विदेशी दौरे पर निकल गई। अपनी सीमा पर बिगड़ते हालात और शरणार्थियों के बोझ तले कराहती अर्थव्यवस्था को राहत दिलाने के लिए नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका जाकर निक्सन को पूर्वी पाकिस्तान के हालात की जानकारी दी। लेकिन निक्सन ने इंदिरा गांधी की बातों को हवा में उड़ा दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अमेरिका की जनता से सीधी अपील की। मैं अपने पड़ोस के अमानवीय और भारत विरोधी विस्फोटक हालात की जानकारी देने अमेरिका आई थी, मगर निराश होकर लौट रही। ये इंदिरा की कूटनीतिक चाल थी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की इस युद्ध में भारत के खिलाफ मदद कर रहा था। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन भी, इन दोनों ने अपने एंटी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिए थे। भारत के लिए ये मुश्किल वक्त था और इस मुश्किल वक्त में भारत का दोस्त रूस सामने आया। उसने अमेरिका और ब्रिटेन के एंटी एयरक्राफ्ट के सामने अपना वॉरशिप उतार दिया, जिसे देखकर अमेरिका और ब्रिटेन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और फिर पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जिसका इंतजार हमारी सेनाएं पिछले कई दिनों से कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चलिए वहां खबर जहां। पाकिस्तान लगातार भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा था। भारतीय सेना भी हमले के लिए तैयार थी, लेकिन वो पहले हमला नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दुनिया की निगाहें उस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही गृह युद्ध पर टिकी हुई थी। इसलिए भारत ने ये कहने का मौका नहीं दिया कि उसने पहले जंग की शुरुआत की। और ऐसे में भारत को इंतजार था पाकिस्तान की एक गलती का, और पाकिस्तान तो मानो गलती के इंतजार में था। और फिर आई वो तारीख जिसके 13 दिन बाद पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया गया। ये पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान के जवाब में भारत के ऑपरेशन ट्राइडेंट की कहानी है। ये 1971 में भारत की विजय गाथा की कहानी। 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। पहला हमला 5:45 पर अमृतसर के एयरबेस पर किया गया। इसके बाद शाम 5:50 पर पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर पर एयर अटैक किया गया। इन हमलों के ठीक 3 मिनट बाद शाम 5:53 पर फरीदकोट पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने इस हवाई हमले को ऑपरेशन चंगेज खान का नाम दिया था।
पाकिस्तान को लगा कि भारत उसके एक के बाद एक हवाई हमलों से संभल नहीं पाएगा, लेकिन भारतीय सेना तो मानो पाकिस्तान की गलती का इंतजार कर रही थी, क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिए जो वक्त फील्ड मार्शल मानेक शॉ को चाहिए था वो मिल चुका था। युद्ध की तैयारी पूरी थी, बस इंतजार था पाकिस्तान की एक गलती का। और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकालीन बैठक की और इस बैठक के ठीक बाद युद्ध की शुरुआत हो गई। भारतीय वायुसेना ने बिना मौका गवाए पाकिस्तानी शहरों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी का जवाब भारत ने 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के रूप में दिया। भारत की तीनों फौजों ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान इस कदर हिल गया कि शुरुआती कुछ दिनों में ही ये तय हो गया कि पाकिस्तान युद्ध को ज्यादा दिनों तक खींच नहीं पाएगा। 13 दिन, सिर्फ 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान की पूरी सेना घुटनों पर आ गई। मुक्ति वाहिनी के साथ इंडियन आर्मी ढाका के बाहर तक पहुंच गई। पाकिस्तानी फौज और उसकी हुकूमत के पास हार को स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। सोलह दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने घुटने टेक दिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये किसी भी सेना का सबसे बड़ा समर्पण था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के ऐतिहासिक विजय की घोषणा की। A deed well done, and I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. भारत की जीत के साथ ही पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश अलग देश बन गया। इस ऐतिहासिक जीत को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नेशनल वॉर मेमोरियल में स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया और 1971 की जंग के जांबाजों को याद किया। युद्ध के वयोवृद्ध विजेता इस मशाल को थामे हुए और प्रधानमंत्री स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए कर्नल अशोक कुमार। भारत की इस विजय गाथा को देखकर आज भी पाकिस्तान के माथे पर पसीना आने लगता है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ युद्ध में ही नहीं हराया बल्कि उसके 2 टुकड़े भी कर दिए। ये उसी 2 फाड़ का नतीजा है कि पाकिस्तान आज पाई को मोहताज है। उसे अपनी बची खुची 22 करोड़ जनता का पेट भरने के लिए कभी चीन तो कभी अमेरिका के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, जबकि बांग्लादेश आज सालाना औसतन 5% आर्थिक वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान इससे कोई सबक नहीं लेता। उसका हर दिन आतंकवाद से शुरू होकर आतंकवाद पर ही खत्म हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का नतीजा था। इस युद्ध में भारत की हर एक सेना ने पाकिस्तान पर जमकर हमला किया, लेकिन भारत की नौसेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान की हर साजिश फेल हो गई। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। भारतीय नेवी के इस प्रहार ने एक झटके में पाकिस्तान के माथे पर हार लिख दी, जिसे याद करके आज भी पाकिस्तान का दिल बैठ जाता है। ये ऑपरेशन ट्राइडेंट का कमाल था। दिसंबर 1971 पाकिस्तान नेवी का कराची मुख्यालय। ये पाकिस्तान की बर्बादी की तस्वीर है। ये 49 साल पहले पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के समंदर में दफन हो जाने की तस्वीर है। ये पहली बार था
जब दुनिया ने सही मायनों में भारतीय नौसेना की ताकत का लोहा देखा था और पाकिस्तान हमारी नौसेना का कहर झेल रहा था। दरअसल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का ही नतीजा था। और जब पाकिस्तानी सेना भारत पर युद्ध थोप रही थी तो 3 दिसंबर की रात पाकिस्तान के नापाक इरादों वाली योजना पर भारी पड़ गई। इसी रात को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए अपनी सामुद्रिक ताकत से दुनिया को परिचित कराया था। पाकिस्तानी सेना कुछ समझ पाती इससे पहले ही भारतीय नौसेना की फास्ट मिसाइल जहाजों का बेड़ा आक्रमण के लिए तैयार था। इन जहाजों पर पहली बार दुश्मन पर हमला करने के लिए एंटी शिप मिसाइल लॉन्च किए गए थे, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसकी जिम्मेदारी कमांडर बबरू भान यादव को सौंपी गई थी, जो उस वक्त 25वीं स्क्वाड्रन के कमांडर थे। पाकिस्तानी सेना कुछ योजना बना पाती उससे पहले हिंदुस्तान की नौसेना ने अपनी जबरदस्त युद्ध नीति को तैयार कर हमले की पूरी योजना तैयार कर रखी थी। रणनीति के तहत कराची बंदरगाह से 150 किलोमीटर नजदीक जाकर सभी युद्धपोतों को ऐतिहासिक मिसाइल दागने का आदेश मिला और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। पाकिस्तानी जहाज खैबर चैलेंजर और मुहाफिज के लिए समुद्र काल बन गया। एक एक करके अपने जहाजों को डूबता हुआ देख पाकिस्तान के पैरों से जमीन खिसक गई। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उधर तुरंत ही पाकिस्तानी नेवी ने कराची बंदरगाह की सुरक्षा के लिए अपने जहाजों को चौकसी पर लगा दिया, लेकिन भारतीय नौसेना के पास हरतोड़ का इलाज था। और फिर मैदान में आए भारत के बाहुबली राजपूत और विक्रांत, जिन्होंने बिना देर किए पाकिस्तान के कराची नेवी मुख्यालय पर बम की वर्षा शुरू कर दी और अपने फ्लाइंग डेक से कोस्ट बाजार और चटगांव को तबाह कर दिया। ये हमला इतना बड़ा था कि कराची का तेल डिपो 7 दिनों तक जलता रहा। भारतीय नेवी के सहार ने एक झटके में पाकिस्तान के माथे पर हार लिख दी, जिसे याद कर आज भी पाकिस्तान की रूह कांप जाती है। लेकिन इस तारीख ने भारतीय नौसेना का नया अध्याय लिखा, जिसे हम हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब भी बात भारतीय नौसेना की होती है तो ऑपरेशन ट्राइडेंट का जिक्र खुद ब खुद आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।